कि अब मेरे पास आ गई। इंजेक्शन वाले से आइसक्रीम आ गई थी ना कोई बात नहीं। यार, ये फिर आ जाएगी। तेरी मक्खी बहुत मक्खी इतना तंग करी है ना, मैं अब आपको क्या बताऊं। मैं अब उसको यूं सामने करता। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ टीपीटी द प्रॉपर्टी टॉक्स बाय विरासत रियल एस्टेट। मैं हूं आपकी होस्ट हादिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला अनऑफिशियल प्रॉपर्टी टॉक शो। तो नाज़रीन, जब बिज़नेस की बात की जाती है, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो या फिर कोई कॉफ़ी शॉप ही क्यों ना खोलनी हो, आपको हमेशा एक प्लान के साथ चलना पड़ता है और आपको तमाम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना होता है। तो आज हम जिस गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ बिजनेस मैनेजमेंट है। आपको आज वो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं द एमडी ऑफ विरासत रियल एस्टेट, मलिक मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप विरासत से किस तरीके से जुड़े? क्या आपको हमेशा से बिजनेस का शौक था या फिर बाय चांस यहाँ पर आए? वैसे अगर देखा जाए तो विरासत अभी तक दो ही लोगों का कम्बो है, जो कि शायद इरफान हो गए या मैं हो गया। बेसिकली विरासत का स्टार्टअप भी एक इसी कंसेप्ट के साथ किया गया था। और मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इस फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में जो मैं आया, तो मैं एक इरफान भाई को फॉलो करके आया। और मेरे जो रोल मॉडल हैं इस रियल एस्टेट फील्ड के, वो भी इरफान साहब ही हैं। तो ये एक हमारी कोऑर्डिनेशन थी और इस तरह की एक हमारी प्लानिंग थी स्टार्ट में, कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। जस्ट ये था कि हम एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने चाह रहे हैं और करेंगे, और अभी फ्यूचर का कुछ आइडिया नहीं था। आपको पता है कि स्टार्टिंग में प्लानिंग ही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टीम वर्क बिल्ड होता है और टीम से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे आपको? क्योंकि आपको शौक भी नहीं था, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टअप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, फेस करने पड़ेंगे। बस तो किस टाइप के प्रॉब्लम इस किस्म के कोई नहीं आए थे, बस फैमिली से कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड थे कि हमें कुछ इस तरह का समझा जाता था कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए या व्हाटएवर, जो भी एक हर वालिदैन का एक ड्रीम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जिनको मैं रोल मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो ये प्लानिंग सारी एक उस तरह से एक हमारी स्टार्ट हुई थी। हमारा इनिशियली स्टार्टअप था, तो उसको देखते हुए हमने एक प्लान बनाया जिसमें फ्रंट के ऊपर इरफान साहब थे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 अल्लाह पाक ने एक इस मकाम पे पहुँचाया है। तो ये अल्लाह पाक का बहुत करम नवाजी और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी मेन चीज़ ये होती है कि इंसान की नीयत साफ़ है, तो अल्लाह पाक उसको उसकी नीयत के मुताबिक ही उसका फल देते हैं। बिल्कुल जी। तो मुजाहिद साहब, आप मुझे बताएं कि एक फर्म को मैनेज किस तरीके से किया जाता है? देखिए जी, मैनेजमेंट वैसे अगर नॉर्मली मैनेजमेंट देखी जाए तो मैनेजमेंट आपकी होती है कि आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। जब आपकी कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छी है तो आप उसको वेल मैनेज कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग के साथ बैठे हैं तो आपको मैनेज करने में इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी। अगर आप प्लानिंग के बगैर बैठे हैं और आपके साथ कोई प्लान भी नहीं है और आप किसी की गाइडेंस में भी नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट भी टफ़ होती है और प्लान भी टफ़ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, आपका एक टीम वर्क होना चाहिए, और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको वर्क करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपने स्टार्ट अपना लेवल भी देखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, और आपने अपना पीक का लेवल भी देखना है कि आप जिस मकाम पे हैं उस वक्त तक पहुँचने के लिए आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो यही मेन चीज़ होती है कि आप एक अच्छे रोल मॉडल के साथ रह के काम करें और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझें, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्ट हैं एज अ एम्प्लॉय से डिफरेंट, कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन समझ के वर्क करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई एम्प्लॉय ये कहेगा कि यार मैं एज अ एम्प्लॉय
कंपनी में काम कर रहा हूँ या मुझे एज अ एम्प्लॉय ट्रीट किया जा रहा है। तो मेन चीज़ यही होती है कि आपकी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और प्लानिंग तो ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप एक प्लान एग्जीक्यूट कर लें, उस प्लान के ऊपर वर्क करें ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए और आप उसके ऊपर सो ऑन वर्क करते जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने अभी बोला भी कि बिज़नेस में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह की क्वेरीज ज़्यादातर आती हैं मैनेजमेंट में, स्पेशली जब आपने चीज़ों को प्लान नहीं किया होता या प्लान करने के बावजूद किस तरीके की क्वेरीज आती हैं आपके पास? देखिए, क्यूरीज तो हर वक्त ही आती रहती हैं, लेकिन मोस्टली क्यूरीज क्लाइंट्स के साथ साथ फिर टीम की क्यूरीज। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं हर क्यूरी के लिए कि हमें अपने क्लाइंट को किस टाइम उनकी क्यूरी को किस तरह टैकल करना है। और जो टीम की बेसिक क्यूरी होती है वो भी असल में क्लाइंट की ही क्यूरी होती है। जो टीम हमसे क्यूरीज डिस्कस करती हैं वो क्लाइंट की क्यूरीज हमसे डिस्कस करती हैं और फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं और एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है वो किसी किस्म की परेशानी में ना आए और वो हमें स्किप करके किसी और चैनल से कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन है बहुत। तो हमारी यही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर वर्क करें। तो जब तक हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर अपनी टीम को ट्रेन नहीं करते, टीम को अपडेट नहीं करते, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। जब हमारी टीम, टेक्निकल स्टाफ हमारा अवेलेबल है और प्रॉपर एक सेटिस्फेक्शन के साथ वर्क कर रहा है और एक अच्छे स्किल्स के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कस्टमर को जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा कस्टमर मैच्योर होता है और हमसे आके वो मीटिंग भी करते हैं और चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती हैं जब वो हमारे सामने आके इसको डिस्कस करते हैं। तो ठीक हो गया। और एक लाइन की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर दिया जाता है, तो वो एक यकीनन एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं अपनी उस फर्म के साथ, तो क्या बेसिकली वो होती हैं? देखिए, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन यही हो सकती है कि मैं अगर बजाते खुद इस चीज़ को देखूं कि मैं अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूं, मैंने एक छोटा सा क्लॉथ भी बाय करना है, तो मुझे एक फ्रंट एंड के ऊपर जो सेलमैन होगा, जब तक वो मुझे उसके बारे में सेटिस्फाई नहीं करेगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। सिंपली क्लाइंट, रियल स्टेट में भी यही चीज़ है कि रियल स्टेट में क्लाइंट चाहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पे वो कोई क्लॉथ नहीं बाय कर रहा, वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक हैवी अमाउंट में कर रहा है। और प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सोच समझ के की जाती है। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और क्लाइंट की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जिस बंदे के थ्रू इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिस बंदे के कहने के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसकी ये होती है कि वो इस सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। और हम उसको भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, जिसके तमाम फैक्ट एंड फिगर्स हम उनको अपडेट करते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अपडेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लाइंट जब इस चीज़ से सेटिस्फाई होता है तब भी वो हमसे कांटेक्ट करता है और हमारी चीज़ों पे बिलीव करता है। अदरवाइज़ कोई भी इस तरह से आपकी बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि आप ऐसे बैठ जाएं और आपकी कोई भी बंदा बात सुन ले। किसी के पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है कि वो किसी की भी कोई बात सुने इस तरह से। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर वर्क करें, उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर वर्क करें और उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें इसमें किसी हद तक ऑलमोस्ट हमें कामयाब भी करते हैं। अच्छा मुजाहिद साहब, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ज़िंदगी का मज़ा भी इम्परफेक्शंस में ही होता है, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे अच्छा और सबसे बुरा वक्त कौन सा था, या कोई ऐसा फेज़ जिसने आपको बहुत सिखाया हो? देखिए, लर्निंग जो है इंसान की वो कभी एंड नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि लर्निंग कभी एंड होती है। और वैसे भी आपने पूछा कि सबसे बुरा वक्त और सबसे अच्छा वक्त, वो सब मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। कि बुरा ये था कि एक, मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में बताया कि एक स्टार्टअप लिया था, कुछ आइडिया नहीं था क्या होना है क्या नहीं होने जा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज चीज़ें डिज़ाइन हुई नज़र आती हैं। वो क्या था कि हमारी एक अच्छी प्लानिंग थी, एक हमारी अच्छी मैनेजमेंट थी कि हमारी, चाहे हम 2 पर्सन ही क्यों नहीं थे ना उस स्टार्ट वाली फील्ड में, हमारी एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी और बॉन्डिंग थी। जब आपकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है, मैं नहीं समझता कोई बंदा उसको तोड़ सकता है या किसी किस्म का उसमें हर्डल्स
पैदा कर सकता है। रिजेक्शन को रियल एस्टेट में किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? बिकॉज बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? बस सबसे चीज़ जो मोटिवेट करने वाली वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ पे बाय करना है, तो हम उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट की है, कमर्शियल की है या रेजिडेंशियल की है, तो हम प्रॉपर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। जब आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर वर्क करने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाएगा। हाँ, रिजेक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि किसी टाइम भी कोई कस्टमर भी इस तरह से आपसे डिमांड कर सकता है, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि हम अपने कस्टमर्स को जो एडवाइस देते हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक देते हैं, और वो एडवाइस देते हैं जो हम अपने लिए सजेस्ट करते हैं, जो हम खुद के लिए एडवाइस सजेस्ट करते हैं। हम कस्टमर को भी वही चीज़ एडवाइस करते हैं कि फ्यूचर में इसका ये स्कोप होगा, अभी इसका ये स्कोप है। तो चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। अगर इसमें देखा जाए कि आप कस्टमर की रिजेक्शन मोस्टली इसलिए होती है कि आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी ना हो रही हो, जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने लिया हो वो किसी किस्म का किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ सिस्टम है, लेकिन इट डजंट मीन कि हमारा क्लाइंट को किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं होता। क्लाइंट को सब चीज़ का अंदाज़ा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा क्लाइंट हमसे ज़्यादा समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा मुजाहिद साहब, आप अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? वैसे तो मैं अपने अगले 5 साल ज़मीन पे देख रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट जो प्लानिंग चल रही है, और यही विरासत ही है और कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देंगे जो रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर जो बिगनर्स हों? आप एक एडवाइस देखिए जी, मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप एक किसी अच्छी सी कंसल्टेंसी की तरफ जाएं। कोई भी मेंबर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे कस्टमर, या एज हमारे साथ पार्टनर अटैच होना चाहते हैं, तो काइंडली आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाएं, किसी अच्छी एडवाइस के साथ आएँ, ताकि आपकी प्रॉपर रहनुमाई की जाए, आपको चीज़ों के बारे में क्लियर किया जाए। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको और इजी हो जाएगा रियल स्टेट को अंडरस्टैंड करना और रियल स्टेट के साथ अटैच होना। ऑलमोस्ट आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियल स्टेट को एक रियल स्टेट इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बूस्टअप है। आप आएँ, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से मीटिंग करें, और आप हमारा पोर्टफोलियो देखें काम करने का, तो इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई होंगे, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमारी तरफ से रहनुमाई की जाएगी। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ईजी होंगी अंडरस्टैंड करना रियल स्टेट के हवाले से। वैसे तो अगर इंसान गौर करे तो उसको हर दिन ही कुछ ना कुछ नया सीखने को लाजमी मिलता है। आई रियली होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया हो और इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी सीखा हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे पता है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। और इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी नया सीखा हो। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं, शेयर, सॉरी, बहुत एंजॉय भी किया हो, और सॉरी मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ। अगेन